नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है थर्ड, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, तो अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है इसका काफी हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो आप लिख लें कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड have high boiling point, have high boiling point due to strong hydrogen bonding, due to strong hydrogen bonding। बेटा एल्कोहल जो सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड है वाटर मॉलिक्यूल के साथ काफी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती है, इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड का काफी हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, अब तक हमने जितने भी फंक्शन ग्रुप पढ़े हैं अगर हम उनमें कंपैरिजन करते हैं तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगर ये सभी का मॉलिक्यूलर मास सिमिलर है ना, तो उसके बाद अल्कोहल का होता है, अल्कोहल के बाद एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद कीटोन, कीटोन के बाद होता है ईथर का, ईथर के बाद होता है हेलो एल्केन वगैरह का, और सबसे कम होता है एल्केन। अगर इन सभी का सिमिलर मॉलिक्यूलर मास होगा तो मतलब सभी के कुछ खास डिफरेंस मॉलिक्यूलर मास में नहीं हो ना, वहां पर ये सब कंडीशन कब अप्लाई होगी, इफ all of these, if all of these have similar, if all of these have similar molecular mass, if all of these have similar molecular mass, तो ये बेटा आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपके सारे फंक्शन ग्रुप हम कंपेयर करते हैं तो सभी फंक्शनल ग्रुप में से जो कार्बोक्सिलिक एसिड आपका है उसका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, वो आपको समझा दिया क्यों होता है। बता दिए बेटा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। ठीक है, उससे कम अल्कोहल की, उससे कम एल्डिहाइड, देन कीटोन, देन ईथर, देन हेलोएल्कीन एंड देन एल्कीन। बस आप ये पॉइंट याद कर लेना, उसके बाद कभी भी आपका बॉइलिंग पॉइंट वाला क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा, ये याद कर लो बस आप। हो गया बेटा, ये कर लिया बॉइलिंग पॉइंट का टॉपिक। तो अब इसके बाद नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी करेंगे, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज तो आपकी कंप्लीट हुई। उसके बाद नेक्स्ट आपका नंबर है केमिकल प्रॉपर्टीज का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज का, ये रब कर देती हूँ। बस केमिकल प्रॉपर्टी, फिर केमिकल टेस्ट, फिर ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। देन हम सॉलिड स्टेट चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए बेटा आगे नेक्स्ट हेडिंग आप डाल लो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। सबसे मेन तो केमिकल प्रॉपर्टी कार्बोक्सिलिक एसिड की एक ही है, दैट इज द एसिडिक नेचर। क्या है बेटा, एसिडिक नेचर है। ठीक है, देखिए आप सबको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एसिडिक नेचर का होता है।
और अपने क्या लिबरेट करता है, H पॉजिटिव आयन। हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया RCOOH। जब भी ये वाटर के साथ मिक्स होगा H2O के साथ तो क्या बनाएगा ये RCOO नेगेटिव, RCOO नेगेटिव प्लस में क्या निकालेगा H3O पॉजिटिव। ठीक है, तो आपको पता है ये सारे कार्बोक्सिलिक एसिड अपना क्या रिमूव करते हैं, H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव आयन रिमूव करेंगे ना बेटा, तो कर लोगे RC डबल बॉन्ड OOH प्लस H2O, तो ये टूट गया RCOO नेगेटिव में प्लस H3O पॉजिटिव में। तो RCOO नेगेटिव कौन सा आयन होता है, कार्बोक्सिलेट आयन। और H3O पॉजिटिव कौन सा आयन होता है, हाइड्रोनियम आयन। जो भी सब्सटेंस H3O पॉजिटिव आयन रिलीज करता है या जो वाटर के अंदर अपना H पॉजिटिव आयन रिमूव कर देता है वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो अब अगर मैं इस एसिड में वैल्यू लिखूं K की, K आपका क्या होता है, रेट कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो K की वैल्यू क्या होगी, आपको ध्यान होगा ये चैप्टर हमने इक्विलिब्रियम में किया था, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में क्या है RCOO नेगेटिव और H3O पॉजिटिव डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में एक तो है RC डबल बॉन्ड OH और एक आपका है H2O। ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब ये आपको पता है जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो ऑलवेज क्या होती है, कांस्टेंट। कितनी, 55.55 मोल, पता है ना। तो ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, तो K भी एक कांस्टेंट है। तो K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O, इसको हमने एक नए कांस्टेंट का नाम दे दिया Ka का। किसका नाम दिया बेटा, Ka का। तो Ka किसके इक्वल होगा, Ka इक्वल होगा कंसंट्रेशन ऑफ RCOO नेगेटिव इंटू H3O पॉजिटिव डिवाइड बाय RCOOH। तो ये आपके Ka की वैल्यू होगी। अब ये जो Ka है ये Ka है क्या, तो Ka यहाँ पर है एसिडिक कांस्टेंट। Ka यहाँ पे आपका क्या है, एसिडिक कांस्टेंट है, या इसी को हम बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। Ka आपका होगा एसिडिक कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये सब +1 क्लास में था ना। तो Ka एसिडिक कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट हुआ। अब इसका सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस में यही लिख देती हूँ। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ Ka, तो सिग्निफिकेंस होगा बेटा, व्हाट इज सिग्निफिकेंस, लार्जर द वैल्यू ऑफ Ka या ग्रेटर द वैल्यू ऑफ Ka, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ Ka। जितनी Ka की वैल्यू बड़ी होगी उतना ही स्ट्रोंगर एसिड होगा, स्ट्रोंगर विल बी एसिड। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ Ka स्ट्रोंगर विल बी एसिड। जितनी Ka की वैल्यू बड़ी होगी ना उतना ही स्ट्रोंग एसिड होगा। ठीक है, अब इसके बाद एक पॉइंट और है, आप लोगों को ध्यान हो तो जो Ka होता है या Pka इक्वल टू होती है माइनस log Ka। मतलब ये कह सकते हो Ka और Pka एक दूसरे के इनवर्स में होते हैं। Pka का मीनिंग क्या होता है, पावर ऑफ एसिडिक कांस्टेंट। Pka क्या होता है, पावर ऑफ एसिडिक कांस्टेंट। अब कोई भी एसिड है वो स्ट्रॉन्ग कब होगा, जब उसकी Ka की वैल्यू तो बड़ी से बड़ी हो और Pka की वैल्यू छोटी से छोटी हो। ठीक है, एंड एसिड will remain stronger, and acid will remain stronger only when value of Ka is larger and value of Pka is smaller।
जितना Ka बड़ा होगा और जितना pKa छोटा होगा ना, उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा आपका, उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ओके, तो ये पॉइंट आप कर ले, एसिडिक स्ट्रेंथ। फिर अगला टॉपिक हमारा होगा इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स का, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द एसिडिक स्ट्रेंथ। हाँ भाई, ये सब आपने कर लिया? बताओ बेटा, यहां तक का हो गया आप लोगों का? बोलिए भाई। यस मैम। ओके, यस मैम। तो अब बस एक छोटा सा पॉइंट और कर लेते हैं, फिर बाकी कल मंडे को करेंगे। अब आप हेडिंग डालें, इफेक्ट ऑफ substituents, effect of substituents on acidic strength of carboxylic acid, effect of substituents on एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या इफेक्ट आएगा सब्स्टिट्यूएंट्स का, वो आप देखो। तो आप सभी को पता है जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। रिलीजिंग ग्रुप कम करता है और विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाता है। एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब बस आपको याद होने चाहिए रिलीजिंग और विड्रॉइंग ग्रुप के एग्जांपल। तो रिलीजिंग ग्रुप के एग्जांपल जैसे कि टाइट ब्यूटाइल, ये सबसे स्ट्रॉन्ग रिलीजिंग ग्रुप है। आइसोप्रोपाइल, ठीक है, इथाइल, मिथाइल, ये रिलीजिंग ग्रुप की स्ट्रेंथ है। ठीक है, ये सब आप लिख ले बेटा, ऑल ऑफ दीज आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अगर ये सब आपके कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, और अब बात करती हूँ विड्रॉइंग ग्रुप की। अब हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, विड्रॉइंग ग्रुप की बात करेंगे कि विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे तो फिर उस केस में आप लोगों का क्या होगा वो आपको पता ही है। तो विड्रॉइंग ग्रुप में सबसे स्ट्रॉन्ग होता है CF3। CF3 हमने ये सब वैसे +1 क्लास में किया था, लेकिन आप फिर कर लो एक बार। CF3 हो गया, उससे कम आपका हो गया NO2, NO2 से कम CN, CN से कम F। आपको याद तो होना चाहिए ना विड्रॉइंग कौन से है, रिलीजिंग कौन से है। F से कम क्या है पता आपको, Cl, Br, I, और सबसे वीक है PH। PH का मतलब फिनाइल, पीएच का मतलब क्या है बेटा, फिनाइल है। ठीक है बेटा, रिलीजिंग ग्रुप में 2-3 एग्जांपल और है, वो भी आप लिख लें, जैसे कि OH, OH भी रिलीजिंग ग्रुप है, NH2 भी रिलीजिंग ग्रुप है। ये सब रिलीजिंग ग्रुप है और ये सब विड्रॉइंग ग्रुप है। तो आपको याद होने चाहिए एग्जांपल रिलीजिंग ग्रुप के भी, विड्रॉइंग ग्रुप के भी। ये आपको बता ही दिया, रिलीजिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है, विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये टॉपिक आप लोग कर लें बेटा। हो गया भी? नो मैम। कर लो बेटा, बस आज इतना ही करवाऊंगी, नोट डाउन कर लो। ये चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपने स्टार्ट कर लिया होगा, तो भी कल संडे है, फ्री है आप लोग कल, तो काइनेटिक्स चैप्टर आप लोग कर लें कल। टॉपिक आपको पता है, डिलीटी टॉपिक जो हमको याद मत करना, एग्जाम में तो आने नहीं वो।